हेलो एवरीवन। अपन भारतीय राजनीति विचारक मनु के ऊपर चर्चा कर रहे थे। मनुस्मृति में अपने सबसे पहले राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, उसके बाद राज्य का कार्य क्षेत्र जो है उसके ऊपर चर्चा की। आज अपन मनुस्मृति में न्याय, दंड व्यवस्था और न्यायपालिका इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि शासक में जो न्यायिक शक्ति है, राज्य की जो न्यायिक शक्ति है वो किस में निहित की गई और उसका किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। इसका उल्लेख मनुस्मृति में किस तरीके से किया गया है। देखिए, मनु ने जो राज्य की अंतिम न्यायिक शक्ति है उसको राजा में निहित माना है कि राजा ही न्यायिक शक्ति का, राज्य की जो न्यायिक शक्ति है उसका प्रयोग कर सकता है। एक तरीके से न्यायिक शक्ति का जो सर्वोपरि जिसमें निहित है या सर्वोपरि जो उसका निर्णय करता है वो कौन है? राज्य का राजा है। हालांकि सर्वोपरिता को स्वीकार करते हुए भी मनु यहाँ पर ये कहता है कि राजा इस शक्ति का किसी भी तरीके से अमर्यादित या असीमित या अपनी मर्जी से मनमाने तरीके से वो उसका उचित प्रयोग नहीं कर सकता। मनु का ये मानना था कि शासक द्वारा जो न्यायिक शक्ति है उसका समुचित तरीके से इस तरीके से वो उसका प्रयोग करे कि लौकिक जो युग है लौकिक दृष्टि से भी उसकी कीर्ति में वृद्धि करने वाला हो और पारलौकिक दृष्टि से भी उसके यश में वो वृद्धि करे। उसका ये मानना था कि यदि राजा इसका इस तरीके से प्रयोग करता है कि जैसे किसी अदंडनीय को दंडित करता है और दंडनीय को वो छोड़ता है तो ये उसके अपयश का क्या करता है? कारण बनता है। न्यायिक कार्य करने के लिए या न्यायिक शक्ति जो है उसके लिए मनु ने राजा को ये भी परामर्श दिया कि वो धर्म से शासित होकर ही उसका प्रयोग करे, यानी धर्म के जो नैतिक सिद्धांत है उनका पालन करते हुए ही वह न्यायिक शक्ति का प्रयोग करे। साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि समाज की जो मान्य परंपराएं हैं, अभी समय है, जो रीति रिवाज है, उनका भी शासक द्वारा ध्यान रखना चाहिए। मनु ने ये भी कहा है कि जो राज्य के अध्यक्ष के रूप में शासक या जो राजा है वो न्यायपालिका पर नियंत्रण तो रख सकता है या नियंत्रण रखता है या न्यायिक शक्ति जो है वो राजा में ही निहित मानी गई है, लेकिन फिर भी राजा जो है किसी भी प्रकार की नैतिक सिद्धांतों या धर्म का उल्लंघन नहीं कर सकता। हालांकि मनुस्मृति में लिखा गया है कि प्रजा को आश्वस्त और भय मुक्त रखना शासक का सर्वप्रमुख दायित्व है, यानी शासक ही ये कार्य करेगा और शासक अपने इस कार्य का या दायित्व का निर्वाह तभी कर सकता है जब प्रजा न्यायिक शक्ति के प्रति क्या हो, ये आश्वस्त हो कि हमारे राज्य में जो न्यायिक शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है वो क्या है? निष्पक्ष है, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव जो है वो नहीं किया जाएगा। इसके अलावा किस तरीके से राजा न्यायिक शक्ति का प्रयोग करेगा, इसके लिए मनु स्मृति में लिखा हुआ है कि जब राजा काम और क्रोध दोनों का ही परित्याग करके वह निष्पक्ष तरीके से इस शक्ति का प्रयोग करे। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि शासक में सर्वोच्च न्यायिक शक्ति मानी गई और प्रजा जो है वो अपनी राजा की न्यायिक शक्ति के प्रति एकदम आश्वस्त है, तभी राजा उस न्यायिक शक्ति का प्रयोग कर सकता है। अमर्यादित शक्ति का प्रयोग राजा द्वारा अनुचित आचरण के द्वारा नहीं किया जा सकता। उसके बाद अपन देखते हैं दंड की धारणा, किस प्रकार दंड दिया जाएगा, दंड का जो क्षेत्र है वो क्या होगा। सबसे पहले अपन देखते हैं कि मनुस्मृति में दंड के 3 पक्षों पर जोर दिया गया। दंड की जो धारणा है उसके 3 पक्षों पर विचार किया गया। प्रथम है कि दंड का क्षेत्र, यानी राज्य की जो न्यायिक शक्ति है, राजा द्वारा जो दंड का धर्म के अधीन प्रयोग किया जाएगा नैतिक सिद्धांतों के अनुसार, तो उस दंड का क्षेत्र कहाँ तक है। फिर दंड का प्रयोजन, यानी प्रयोजन उसका देने का उद्देश्य क्या है, क्यों दिया जा रहा है, किस प्रकार का दंड व्यक्ति को दिया जा रहा है। और तीसरा ये कि कौन सी वो प्रक्रिया है जिसके अधीन दंड समाज में परिवर्तित किया जाता है या उस दंड को समाज में लागू किया जाता है। तो ये 3 पक्ष, दंड की जो धारणा है उसके 3 पक्षों पर विचार किया गया है। कि मनु का ये मानना था कि यदि दंड के माध्यम से दुष्टों का या जो अपराधी वर्ग के लोग हैं उनका दमन नहीं किया जाएगा तो फिर समाज में जो अराजकता की स्थिति है, भय की जो स्थिति है, असुरक्षा की भावना है, वो लोगों में फैल जाएगी। इसलिए मनु ने दंड का जो प्रयोजन है, क्यों, उसके 2 दृष्टिकोण या 2 पक्ष प्रतिपादित किए, एक नैतिक दृष्टि से और व्यवहारिक दृष्टि से। नैतिक दृष्टि से मनु ने ये माना कि अपराधी को राज्य द्वारा जो दिया गया दंड होता है वो समुचित दंड स्वयं अपराधी को अपराध के पाप से क्या कर देता है, मुक्त कर देता है, कि उसको स्वयं को ये लगता है कि मैंने ये अपराध किया था और इस अपराध के लिए मुझे ये दंड दिया गया। दूसरा जो वो कहता है कि व्यवहारिक दृष्टि से
दंड की क्या उपयोगिता है, कि व्यवहार में दंड से समाज में क्या फ़ायदा होगा। तो दंड के भय से जैसे प्रजा है वो अपराध कम करेगी, और इस प्रकार यदि समाज में अपराध कम होंगे तो समाज में शांति और जो व्यवस्था है वो बनी रहेगी। 3 उसने व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किए, 3 संभाव्य, एक निवारक था, दूसरा प्रतिकारात्मक और तीसरा था सुधारात्मक। यानी 3 प्रकार के जो दंड है वो दिए जा सकते हैं। निवारक में ये था कि जो अपराधी बहुत ज़्यादा अपराध करता है तो यानी कठोर दंड के माध्यम से लोगों के समक्ष ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना कि कोई अपराध करने या विधि का उल्लंघन करने का क्या नहीं करे, साहस नहीं करे, ऐसा दंड व्यक्ति को दिया जाए। दूसरा था प्रतिकारात्मक, यानी दंड के माध्यम से अपराधी द्वारा किए गए अपराध का प्रतिशोध लेना, एक तरीके से उसे ये एहसास कराना कि आपने जो कार्य किया है उसके अगले को क्या नुकसान हुए हैं, तो आपको भी इस नुकसान यदि आपको होगा तब आपको पता चलेगा। तो जैसे चोरी करने पर हाथ काट देना या गाली देने पर जीभ काट देना, तो इस प्रकार के जो दंड थे वो क्या कहलाए, प्रतिकारात्मक। तीसरे प्रकार का जो दंड था वो था सुधारात्मक। और सुधारात्मक दंड का उद्देश्य या दंड का जो माध्यम था उससे ये था कि अपराधी का क्या करना, हृदय परिवर्तन करना या उसके मन में ऐसी भावना भरना कि अपराध करना गलत है, अपराध से समाज में अव्यवस्था फैलती है, तो उससे उसके मन में से जो अपराध की प्रवृत्ति है वो क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। यहाँ देखिए ये जो 3 प्रकार के दंड हैं इसमें से मनु ने निवारक और प्रतिकारात्मक दृष्टिकोण को ही ज़्यादा महत्व दिया था। उसके बाद अपन देखते हैं न्यायपालिका का संगठन। तो राज्य की जो न्यायिक शक्ति है, जैसा कि अपन ने देखा कि औपचारिक रूप से उसका जो अध्यक्ष है वो मनु ने राजा को नियुक्त किया है, लेकिन मनु ये स्पष्टतः कहता है कि राजा को अपने न्यायिक कार्यों के निरीक्षण के लिए न्याय सभा में एक न्याय सभा बनानी चाहिए और उसमें ऐसे जो ब्राह्मण या पार्षद है सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए जो विधि के ज्ञान में क्या हो, पारंगत हो, और न्यायिक शक्ति का समुचित तरीके से किस प्रकार प्रयोग किया जाए इसके लिए वो अच्छे परामर्श, दोष मुक्त परामर्श है वो दे सके। तो मनु ने ये माना कि हालांकि राजा का ये दायित्व है कि वो न्यायिक कार्य करेगा या न्यायिक शक्ति उसी में निहित की गई है, लेकिन फिर भी राजा का ये भी दायित्व माना गया कि उसके द्वारा जो न्यायिक अधिकारी है या न्यायिक जो न्यायाधीश है जिनको अपन कहते हैं कि वो अपने कर्तव्यों का निष्पादन जो है, अपने कर्तव्यों का पालन है विधि और स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मनुस्मृति में ये तक लिखा हुआ है कि यदि न्यायाधीश उचित निर्णय नहीं कर पाता है और गलत तरीके से निर्णय देता है, व्यक्ति को गलत सजा देता है, तो उसे अधर्म का जो प्रथम चतुर्थांश है वो अधर्म करने वाले को, द्वितीय चतुर्थांश जो है वो साक्षी को, चौथा उसका अंश न्यायाधीश को, और तीसरा न्यायाधीश को, चौथा जो है वो किसको मिलता है, शासक को मिलता है। तो एक तरीके से न्यायिक अधिकारियों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग यदि किया जाता है तो उसके लिए राजा को भी उसका क्या माना गया, उत्तरदायी माना गया। मनु ये लिखता है कि न्याय सभा में जब भी राजा उपस्थित हो तो वो अकेले न्यायिक शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। एक तरीके से उस समय उसकी जो स्थिति है वो न्याय सभा के एक सदस्य की होती है, हालांकि वो सबसे प्रमुख सदस्य होता है क्योंकि उसी में न्यायिक शक्ति निहित होती है, लेकिन फिर भी वो उनके परामर्श से ही कार्य करेगा। तो न्यायिक शक्ति को मनु ने एक तरीके से संस्थागत शक्ति की रूप माना, और जिसका उपयोग है वो सभा के जो सदस्य है वो सामूहिक रूप से कर सकते हैं, और इसके लिए 4 मुख्य न्यायाधीश जो है उनकी नियुक्ति का जो प्रावधान है वो मनुस्मृति में दिया गया है कि न्यायपालिका में मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश शामिल हो सकते हैं, लेकिन अंतिम रूप से जो शक्ति है वो शासक में निहित होगी, और शासक को यदि आवश्यक हुआ तो वो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कर सकता है। हालांकि देखिए कौटिल्य आगे जो अपन जिसके बारे में अध्ययन करेंगे, अर्थशास्त्र में न्यायालयों को जो दीवानी और आपराधिक न्यायालयों के रूप में बांटा गया, वैसे मनु ने न्यायालयों का कोई वर्गीकरण प्रस्तुत नहीं किया मनुस्मृति में, लेकिन फिर भी उसने अलग अलग 18 श्रेणियाँ के रूप में विभक्त किया कि न्यायिक वादों की जो श्रेणियाँ हैं उसके लिए उसने 18 विषय निर्धारित किए, जैसे ऋण है, वाणिज्य और व्यवसाय, कार्मिकों का वेतन है, संविदा का उल्लंघन, धरोहर, बिना स्वामित्व के विक्रय। इस प्रकार के उसने 18 श्रेणियों के जो विषय हैं उनके आधार पर न्यायिक वाद लाए जा सकते हैं। यहाँ मनु न्यायाधीशों के लिए कुछ योग्यताएं भी बताता है कि जैसे न्यायाधीश को विद्वान ब्राह्मण होना चाहिए, और साथ ही साथ
जिस ब्राह्मण की नियुक्ति न्यायिक पद पर की जा रही है उसे वेद, स्मृतियाँ और जो अन्य शास्त्र है उनका भी अच्छा सा ज्ञान होना चाहिए। यहाँ देखिए, हालांकि मनुस्मृति में क्षत्रिय और जो वैश्य है, वर्ण व्यवस्था के जो दूसरा और तीसरा अंग है, उनको भी न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति की संभावना मनुस्मृति में दी गई है, लेकिन शूद्र को किसी भी तरीके से न्यायाधीश के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। इसका वहाँ पर पूर्णतः निषेध किया गया है। अब अपन देखते हैं अपराधों व दंडों का वर्गीकरण। कौन से अपराध है और जो दंड है वो किस तरीके से, कौन से अपराध के लिए कैसा दंड दिया जाएगा। देखिए, मनुस्मृति के अनुसार या मनु ने जो लिखा है उसके अनुसार कि समाज की विधि के विरुद्ध किया गया कोई भी कार्य, समाज में जो विधि निर्धारित है, समाज के लिए जो कानून व्यवस्था निर्धारित है, उसके लिए या उसके विरुद्ध जो भी कार्य किया जाता है, जो भी गतिविधियां की जाती है, वो अपराधों की संज्ञा दी जाएगी, अपराधों की श्रेणी में माना जाएगा। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो जानबूझकर अपने कर्तव्य से दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, तो वह व्यक्ति भी क्या, अपराधी माना जाएगा। अब देखिए, अपराध की भिन्न भिन्न श्रेणियां और उनके लिए कौन से अपराध का कितना दंड निर्धारित है वो भी मनुस्मृति में लिखा गया है। यहाँ देखिए, सबसे पहले मनु ने अपराध की जो गुरुता है, यानी अपराध कितना बड़ा है, उसके आधार पर दंड निर्धारित किया जाए, लेकिन साथ ही अपराध के मंतव्य से भी, यानी अपराधी ने क्यों इस प्रकार का जो अपराध है वो किया, इसको भी ध्यान में रखकर ही दंड का निर्धारण किया जाना चाहिए। इसके अलावा मनु ये भी कहता है मनुस्मृति में कि सामाजिक स्तर, अपराधी का जो सामाजिक स्तर है उसको भी ध्यान में रखा जाए, यानी संबंधित जो अपराधी है या जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उसको अपराध के गुण दोष के बारे में वह जानता था या नहीं जानता था, या फिर उसने अज्ञानतावश, भूलवश या जागरूकता के अभाव में इस प्रकार का यदि अपराध किया है कि उसे उस अपराध के गुण दोष का पता नहीं था, जानकारी नहीं थी, तो उसे ऐसे अपराध के लिए उसे कम गंभीर माना गया, क्योंकि उसने अज्ञानवश या भूलवश ऐसा कार्य किया है। लेकिन मनु यहाँ ये भी कहता है कि यदि अपराधी अपराध के गुण और दोष को जानते हुए भी यदि अपराध करता है, तो फिर देखिए, वो जैसे वो शूद्र को 8 गुना, वैश्य को 16 गुना, क्षत्रिय को 32 गुना, ब्राह्मण को 64 या 100 गुना तक दोष होता है। तो इस तरीके से अपराध के अनुसार शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण उत्तरोत्तर अधिक दंडनीय उसने मनुस्मृति में लिखाए हैं। यहाँ देखिए, मनुस्मृति में समाज के जो ये विभिन्न वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके लिए भी इनके सामाजिक स्तर के अनुसार यदि अपराध का निर्धारण जो है वो किया जाएगा। मान लीजिए, यदि ब्राह्मण ने क्षत्रिय को कटु वचन कहे हैं या क्षत्रिय के प्रति अपराध किया है तो ब्राह्मण को कम मिलेगा, जबकि यदि क्षत्रिय ने ब्राह्मण के प्रति अपराध किया है तो क्षत्रिय को उसी अपराध के लिए ज़्यादा दंड मिलेगा। यहाँ तक कहा गया कि यदि किसी ब्राह्मण अपराधी को वध का दंड दिया गया है, मृत्यु दंड दिया गया है, तो वास्तव में उसके प्राण नहीं लिए जाने चाहिए। कितना ही बड़ा यदि वो अपराध करता है उसके बावजूद, बल्कि उसका सिर मुंडवा लिया जाए या फिर उसे राज्य से निष्कासित कर दिया जाए। लेकिन ब्राह्मण के अतिरिक्त जो समाज के अन्य वर्णों के सदस्य हैं, जैसे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनको यदि वास्तव में वो मृत्युदंड दिया गया है तो उनके जो प्राण है वो ले लेने चाहिए, यानी मृत्युदंड उनको दिया जाना चाहिए। तो एक तरीके से मनुस्मृति में ये ब्राह्मणों के प्रति इस तरीके का विशिष्ट व्यवहार और शूद्रों के प्रति पूर्वाग्रह, तो निश्चित रूप से जो वर्ण व्यवस्था थी उसका भेदभाव होने का संकेत अपने को मिलता है, जिसका कोई अपन विवेक सम्मत आधार नहीं बता सकते। उसके बाद अपन देखते हैं न्यायिक प्रक्रिया। दावे और अपराध के निर्धारण की ये जो प्रक्रिया है या जो न्यायिक प्रक्रिया है, इसको मनुस्मृति में व्यवहार की संज्ञा दी गई है। क्या शब्द इसके लिए काम में लिया गया? व्यवहार। व्यवहार का अर्थ एक तरीके से उस निर्धारित कार्यवाही से जिसके माध्यम से अपन ये कह सकते हैं कि विभिन्न जो वाद आते हैं न्यायालय के समक्ष या राजा के समक्ष या जो वो सभा है उसके समक्ष, तो उनका निर्धारण होता है और अंतिम निर्णयों तक पहुँचा जाता है। यहाँ पर मनुस्मृति में ये भी कहा गया कि जो दीवानी वाद है या आपराधिक वाद है उनके लिए खुले न्यायालयों में मुकदमे की व्यवस्था, यानी खुले जो न्यायालय हैं वहाँ पर मुकदमे की सुनवाई जो है वो होनी चाहिए।
इसके अलावा मनु ने यह भी कहा कि मान लीजिए जो वाद है उसका विषय दो व्यक्तियों के मध्य कोई विवाद हो या समाज या राज्य के प्रति किया गया अपराध हो, तो एक तरीके से उसका निर्धारण पूरी सतर्कता के साथ और पहले से ऐसी प्रक्रिया निर्धारित कर लेनी चाहिए कि कौन सी प्रक्रिया के अनुसार है वो कार्य किया जाएगा। इसके अलावा ये भी कहा कि वादों पर जब विचार किया जाता है तो वर्ण के क्रम के आधार पर भी निर्धारित करने का परामर्श दिया है कि कौन से वर्ण का से संबंधित जो भी वाद है उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा यदि वाद में कोई नाबालिग या अनाथ व्यक्ति है तो उसके हितों की रक्षा करने का दायित्व मनु ने राज्य या शासक को कहा है कि वह उसके जो भी हित है या उनकी रक्षा वो राज्य द्वारा की जाएगी। मनुस्मृति में जो साक्षी है जो गवाही देते हैं उनके अधिकारों को भी मान्यता प्रदान की गई है और न्यायाधीश से अपेक्षा की गई है कि साक्ष्यों के प्रति जो गवाह के रूप में न्यायालयों में उपस्थित होते हैं उनके प्रति सम्मानजनक व्यवहार किया जाए और इस प्रकार का जो वातावरण है वो उपस्थित करे कि वो भयमुक्त होकर या बिना किसी दबाव के जो भी उन्होंने देखा है या सुना है वो उपस्थित कर सके, न्यायालय के सामने वो अपने जो विचार है वो पढ़ कर सके। तो इस प्रकार विस्तार रूप से मनुस्मृति में जो न्याय व्यवस्था है उसका विवरण अपने को मिलता है। एक व्यवस्थित विवरण मनुस्मृति में प्रस्तुत किया गया है। धन्यवाद।